गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज कितनी क्लास हो गई? हैप्पी होली सर। सेम टू यू बेटा। आज तीसरी क्लास है ये। हैप्पी Yes, होली sir. सर। यस सर। यस सर। आप Good सभी evening, को भी sir. हैप्पी होली। क्या स्टार्ट करना है आज? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपको कैसा लगता है, आसान की कठिन? कठिन। अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा चैप्टर है। इजी और कठिन लगता है। इजी चलिए लगता अच्छा, पढ़ाने के बाद बताइएगा कि आपके क्वेश्चन निकल रहे हैं कि नहीं। है। हाँ, बस कुछ क्वेश्चंस नहीं आते। कोशिश करेंगे कि पढ़ाने के बाद जब चैप्टर खत्म हो तो आप ये कहें कि बहुत आसान चैप्टर था। ठीक है भाई। जी सर। देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी जिस एपरेटस में होता है, जिस वेसल में होता है, उसको बेटा हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो रिएक्शन होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब बेटा जो अपने आप नहीं होती। जब आप बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तब बेटा क्या होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। और आप सबको मालूम है बेटा, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस डिसाइड करने का अल्टीमेट क्राइटेरिया क्या होता है? डेल्टा जी। डेल्टा जी लेस देन जीरो स्पॉन्टेनियस, ग्रेटर देन जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम। मालूम है ना बेटा? बोलो। हेलो। यस सर। बीच में बोलते रहा करो ना, जिससे पता तो रहे कि कनेक्टेड है, पता चला डिस्कनेक्ट हो गए। तो देखो बेटा, डेल्टा जी लेस देन जीरो मतलब स्पॉन्टेनियस, यानी रिएक्शन किधर जा रही? फॉरवर्ड, फेवरेबल बोलते हैं। डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस, बैकवर्ड, अनफेवरेबल। अगर बेटा डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होता है तो हम लोग केवल बेटा इक्विलिब्रियम बोल के हट जाते हैं, लेकिन इतना ही नहीं आपको याद रखना बेटा। डेल्टा जी इक्वल टू जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम। इसका दूसरा मतलब क्या है? नाइदर स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन नॉर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, जो रिएक्शन अपने आप होती है उनको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप नहीं होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बेटा जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस किसके कारण हो रही होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। जैसे आपके कमरे में पंखा चल रहा है तो पंखा बेटा अपने आप नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण चल रहा। तो पंखा चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, तो पंखा का चलना क्या है?
नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है। और बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जिस प्रोसेस को हम लोग कराते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। Yes, sir. इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताएं। जैसे आप सबके पास मोबाइल है, आपका मोबाइल बेटा फुली डिस्चार्ज हो गया, मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया। ठीक है। तो याद रखो, अगर कोई बोलता है, देखो जो आपके मोबाइल की बैटरी होती है, ठीक है ना, वो रिवर्सिबल होती है। यस सर। वो बेटा एक रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है। ठीक। जब आपकी बैटरी बेटा फुली डिस्चार्ज हो गई, मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया, आपने बेटा मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दिया। अब मोबाइल चार्ज हो रहा ना बेटा, तो मोबाइल का चार्ज होना क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है। अपने आप चार्ज नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और वो बेटा आपकी बैटरी में स्टोर हो रही है। और जब मोबाइल बेटा आप चार्ज हो जाता है आप हटा लेते हो, और जब मोबाइल वर्क करता है तो बेटा रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस। जो केमिकल एनर्जी स्टोर हुई है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। दूसरा पार्ट है बेटा कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेटा केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन जिस डिवाइस के थ्रू होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा गैल्वेनिक सेल। आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो एक रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल है। तो जिस बैटरी को बेटा हम लोग चार्ज कर सकते हैं वो क्या होती है? रिवर्सिबल। और जो हम लोग बेटा रिमोट में 10 रुपए की बैटरी यूज करते हैं वो क्या होती है? इरिवर्सिबल। ठीक है। तो देखो बेटा गैल्वेनिक सेल एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है, या कह लो एक ऐसा हीट इंजन है जो बेटा हीट को यानी केमिकल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और उस वर्क के कारण हम लोग का मोबाइल काम करता है। तो गैल्वेनिक सेल एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी डिवाइस है, या कह लो बेटा एक हीट इंजन की तरीके से काम करता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक। अब बेटा क्वेश्चन क्या उठता है? केमिकल एनर्जी आई कहां से? तो बेटा गैल्वेनिक सेल में, यानी जब आपका मोबाइल वर्किंग में होता है तो बेटा बैटरी के अंदर स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, अपने आप होती है बेटा। स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसके कारण बेटा क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। तो बेटा स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन गैल्वेनिक सेल में हो रही है जिसके कारण बेटा हीट प्रोड्यूस हो रही, क्यों? ठीक। आपका गैल्वेनिक सेल एक हीट इंजन का काम कर रहा, वो बेटा इस हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। क्लियर? लेकिन आप सबने बेटा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Yes, sir. पढ़ रखा है। टोटल हीट टोटल वर्क में कन्वर्जन इम्पॉसिबल। कोई भी हीट इंजन टोटल हीट को टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं करता। यानी बेटा किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है। तो आपके गैल्वेनिक सेल की भी एफिशिएंसी 100% नहीं होती, आपके मोबाइल की बैटरी की भी 100% नहीं होती। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा आपके बेटा गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन हुई, उसमें Q अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई। आउट ऑफ Q वर्क में कितना कन्वर्ट हुआ? W। तो हमेशा याद रखना बेटा W लेस देन Q होगा।
और एफिशिएंसी बेटा 100% नहीं होगी। और आप सबने पढ़ा है बेटा इलेक्ट्रिकल सर्किट में वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए बेटा एन फैराडे चार्ज पास हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कितना है, ई है, तो वर्क कितना हुआ, माइनस एन एफ ई। और ये वर्क के लिए बेटा एनर्जी कहां से मिलती है, ये वर्क बेटा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बराबर होता है। तो कोई बोले व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी, सिस्टम की वो एनर्जी जो बेटा यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री एनर्जी। तो ये आपका डेल वर्क जो है W डेल्टा जी के बराबर होता है, और वर्क किसके बराबर होता है, माइनस एन एफ ई। यही फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं ना, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। फिर आप सबने बेटा फिजिक्स में पढ़ रखा है एफिशिएंसी बेटा क्या होता है, वर्क डिवाइड बाय हीट इनपुट। तो देखो बेटा रिडॉक्स रिएक्शन से हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, क्यू, आउट ऑफ क्यू वर्क में कितना डब्ल्यू कन्वर्ट हुआ, डब्ल्यू। तो बेटा डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकते हो, एन एफ ई, क्यू की जगह हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच, यानी डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। कई बार बेटा ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि गैल्वेनिक सेल या फिर फ्यूल सेल भी बेटा गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है, उसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताइए। तो ये बेटा गैल्वेनिक सेल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, 2 बार लिखा हुआ है वही चीज। कोई दिक्कत बेटा इतने में, नो सर। तो सर है। फिर से देखिए हम लोग बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जिस एपरेटस में जिस वेसल में कराया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए क्या यूज करते हैं, बैटरी। और बेटा उसमें रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। डेल्टा जी क्या होता है, ग्रेटर देन 0। फिर बेटा दूसरा है कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जिस मशीन के थ्रू होता है, जिस डिवाइस के थ्रू होता है, वो गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल बेटा एक हीट इंजन की तरीके से काम करता है, जो क्या करता है, स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके कुछ पार्ट को वर्क में कन्वर्ट कर देता है। टोटल हीट टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और ये बेटा एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले पार्ट में बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक, देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। फिर बेटा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फिर कंडक्टेंस एंड कंडक्टर, 3 तरीके के होते हैं कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कोरास लॉ। और बेटा ये जो 3 कंडक्टेंस हैं, इन तीनों पर टेम्परेचर का इफेक्ट, कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन का इफेक्ट, और बेटा टेम्परेचर का इफेक्ट, कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन का इफेक्ट, और बेटा आपके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का है उसका इफेक्ट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब आइए देखो बेटा पहला पार्ट, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो बेटा समझिए आप, जैसे बेटा आपने मॉल्टेन NaCl लिया, मॉल्टेन NaCl को हम लोग बेटा फ्यूज्ड NaCl भी बोलते हैं। जब भी बेटा फ्यूज्ड लिखा हो ना, फ्यूज्ड का मतलब देयर इज नो वाटर। आपने बेटा एक बीकर लिया, जैसे देखो ये
ये एक बीकर है, इसमें बेटा दो मेटल की रॉड है, प्लेटिनम की बनी है। एक रॉड को बेटा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ा, दूसरे को निगेटिव सिरे से जोड़ा। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? मॉल्टेन NaCl। सबको मालूम है जो रॉड बेटा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ी है वो एनोड, चार्ज उस पे प्लस, कैथोड सिंबल कैसा? माइनस। सबको मालूम है बेटा एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो देखो बेटा, जब आपने बेटा बैटरी ऑन नहीं की तो यहाँ पर बेटा मॉल्टेन NaCl है, यानी यहाँ पर सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, और बेटा वो रैंडमली घूम रहा है। आपने बेटा बैटरी ऑन की, ठीक, जो जो प्लेटिनम की रॉड बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ी है उस पे प्लस चार्ज डेवलप हुआ, दैट इज एनोड। दूसरे पे नेगेटिव डेवलप हुआ, दैट इज कैथोड। तो बेटा अभी तक आयंस रैंडमली घूम रहे थे, अब बेटा रॉड पे चार्ज आ गया तो उनको मूव करने की डायरेक्शन मिल गई। बोलो बेटा एनोड की ओर कौन अट्रैक्ट होगा? क्लोराइड आयन। कैथोड की ओर कौन अट्रैक्ट होगा? सोडियम आयन। एनोड पे बेटा क्या होगा? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पे देखो क्या होगा? Cl माइनस किसमें कन्वर्ट होगा? Cl बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18, ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर देखो 287 ऑक्टेट इनकम्प्लीट। स्टेबल से बेटा अनस्टेबल में जा रहा है, ठीक है ना? स्टेबल से अनस्टेबल में जा रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है ये। और ये किस कारण जा रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण। और बेटा ये जो एक इलेक्ट्रॉन निकला कैथोड पे गया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम बना लिया। तो देखो बेटा व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? जब आप बेटा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में या मॉल्टेन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में बैटरी के थ्रू चार्ज पास करते हैं यानी करंट पास करते हैं तो बेटा एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है एनायन का, कैथोड पे केटायन का क्या होता है? रिडक्शन। यानी एनोड और कैथोड पे केमिकल चेंज होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है। द केमिकल चेंज, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कहां पर होता है बेटा? एनोड पे। रिडक्शन कहां पर होता है? कैथोड पे। द केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, यानी एनोड और कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। किसके कारण? ड्यू टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज in aqueous solution of electrolyte or molten form of electrolyte is known as electrolysis। ठीक है बेटा, तो जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन में या बेटा उसके मॉल्टेन फॉर्म में बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज पास करते हो तो उसके कारण एनोड पे बेटा केमिकल चेंज ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे केमिकल चेंज रिडक्शन होता है। इस एंटायर प्रोसेस को हम लोग एक वर्ड में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। मॉल्टेन फॉर्म का मतलब बेटा फ्यूज्ड स्टेट, देयर इज नो वाटर। और जिस बेटा वेसल में इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग कराते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये बेटा इंटायर सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है बेटा? एक बीकर होता है जिसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है या मॉल्टेन फॉर्म, मेटल की दो रॉड पड़ी होती हैं जो उन्हें हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। जो बेटा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ती है दैट इज एनोड, जो निगेटिव से जुड़ती है वो कैथोड। और बेटा हम लोग जनरली ऐसा इलेक्ट्रोड प्रिफर करते हैं
जिसका मेटल ना तो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करे ना रिडक्शन में। ऐसे इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। जनरली किसका बना होता है? प्लेटिनम का। इनर्ट इलेक्ट्रोड मींस ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका मटेरियल ना तो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करे ना रिडक्शन में। बोलो बेटा, कोई दिक्कत इतने में? नो सर। अब देखो बेटा, पहली हमने एग्जाम्पल, ये पूरा सेटअप क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड बेटा पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। और देखो बेटा, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, बट साइन कन्वेंशन अलग होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड प्लस कैथोड माइनस, जबकि गैल्वेनिक सेल में एनोड माइनस होता है, कैथोड प्लस होता है, ठीक। अब देखो बेटा, हमने पहली एग्जांपल ली, और ये ध्यान रखना बेटा, किसी भी केमिकल चेंज में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन सा लॉ फॉलो होता है? लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जितने ग्राम इक्विवेलेंट बेटा रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट बेटा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। अगर एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट। लेकिन बेटा अगर आपकी रिएक्शन है A प्लस बी गिव C प्लस D, तो डजंट मैटर बेटा स्टाइक्योमेट्री क्या है, कोई मतलब नहीं। जितने ग्राम इक्विवेलेंट बेटा A खर्च होगा, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट B खर्च होगा, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट C बनेगा, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट D। तो देखो बेटा, NaCl मॉल्टेन फॉर्म लिया। बोलो बेटा, NaCl किस फॉर्म में प्रेजेंट है? Na प्लस Cl माइनस। अब आपने बेटा बैटरी ऑन की, आयन को मूव करने का डायरेक्शन मिल गई। क्लोराइड आयन बेटा किधर अट्रैक्ट हुआ? एनोड की ओर। एनोड पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, नेसेंट क्लोरीन बना। दो क्लोरीन के एटम बेटा कंबाइंड होके क्या बना लिया? क्लोरीन गैस। या बेटा डायरेक्ट बेटा एक स्टेप में लिख लो। अब बेटा एट कैथोड, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो निकला एक्सटर्नल सर्किट से बेटा कहाँ पहुंचा? कैथोड पे। कैथोड की ओर कौन अट्रैक्ट हुआ? सोडियम आयन। एक इलेक्ट्रॉन लेके बेटा क्या बना लिया? सोडियम। देखो बेटा, ये भी अनस्टेबल से अनस्टेबल में जा रहा, अपने आप नहीं जा रहा, इलेक्ट्रिसिटी के कारण। तो क्या दिख रहा बेटा? अगर आप मॉल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो सोडियम बेटा आपको कहाँ मिलेगा? एनोड कैथोड पे, जबकि क्लोरीन गैस बेटा कहाँ मिलेगी? एनोड पे, ठीक बेटा। तो देखो, आपके इस इलेक्ट्रोलिसिस में रिएक्टेंट क्या है? NaCl। प्रोडक्ट बेटा क्या है? कैथोड का प्रोडक्ट सोडियम है, एनोड का प्रोडक्ट क्लोरीन है। अब बेटा आपसे देखो, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपने बेटा मॉल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की, एनोड पर 22.4 लीटर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई, ठीक बेटा? बोलो। यस तो सर। बताओ कैथोड पे कितने ग्राम सोडियम मिलेगा? 46। पहले वाले ने कितना बोला बेटा? 22.4। बेटा सोडियम पूछ रहा हूँ। 46 ग्राम। 46 ग्राम है सर, 2 मोल। सर 46 ग्राम मिलेगा। 2 मोल। सब लोग सहमत हो बेटा 46 से? यस सर। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। जिसका डाटा दिया है उसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। आपको बेटा मोलर नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला मालूम है? V/Vm। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये होता है, ये मालूम है कि नहीं? यस सर।
तो बोलो बेटा Yes, आपको वॉल्यूम कितना दिया है? 22.4। और हाइड्रोजन का क्लोरीन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना होता है? 11.2। 2 कितने ग्राम इक्विवेलेंट बेटा क्लोरीन मिली? 2। 2 तो सोडियम बेटा कितने ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा? 2। 2 इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेटा इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 23। 23 तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट कितना 23, बेटा? 46। 46 46. ठीक। तो बेटा जिसका डाटा दिया है तुरंत उसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, ऑलरेडी बता रखा है। Yes, sir. एक का ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, दूसरे के बराबर कर दो। अब बेटा अगर पूछा जाए NaCl कितने ग्राम खर्च हुआ, तो NaCl भी बेटा ग्राम इक्विवेलेंट कितना खर्च हुआ होगा? 2। बोलो बेटा। Yes, sir. NaCl का 1 ग्राम इक्विवेलेंट Yes, यानी sir. इक्विवेलेंट NaCl का 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा? इक्विवेलेंट वेट के बराबर 58.5। तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा? 58 का डबल बोलो 116, 0.5 का डबल 117 ग्राम। ठीक है बेटा, बोलो भाई। यस सर Yes, sir. ठीक है। और देखो कोई भी रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। अब देखो बेटा 117 ग्राम क्या खर्च हुआ? NaCl। तो टोटल प्रोडक्ट भी कितना होगा? 117 ग्राम। बोलो बेटा 22.4 लीटर क्लोरीन, 1 मोल हुआ 71 ग्राम। बोलो। यस सर Yes, Yes, sir. sir. और बेटा सोडियम कितना बनाया? 42 46। ग्राम तो देखो बेटा ये टोटल 117 हुआ कि नहीं? यस सर कोई भी रिएक्शन कंजर्वेशन गया। ऑफ मास को फॉलो करती है। अब देखो बेटा दूसरा एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन सोडियम हाइड्राइड। मॉल्टेन का मतलब बेटा इलेक्ट्रोलिसिस में ध्यान रखा देयर इज नो वाटर। तो देखो बेटा NaH किस में टूटेगा? Na प्लस H माइनस। देखो H माइनस किधर अट्रैक्ट होगा? एनोड की ओर। क्या होगा इसका? ऑक्सीडेशन। क्या प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस। कैथोड की ओर कौन अट्रैक्ट होगा? सोडियम आयन। कैथोड पे क्या मिलेगा? सोडियम। ठीक। अब आइए बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, किसमें टूटेगा? H प्लस OH माइनस। OH माइनस बेटा किधर अट्रैक्ट होगा? एनोड की ओर। क्या होगा बेटा उसका? ऑक्सीडेशन। क्या प्रोड्यूस होगी? ऑक्सीजन गैस। कैथोड की ओर कौन अट्रैक्ट होगा? H प्लस। क्या होगा? रिडक्शन। क्या प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस। सबको रटा हुआ है बेटा। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस पे हाइड्रोजन कहाँ मिलता है? कैथोड पे। ऑक्सीजन कहाँ मिलती है? एनोड पे। और बेटा कैलकुलेशन के लिए ध्यान रखना मोल रेशियो क्या होता है। देखो बेटा हाइड्रोजन के मोल कितने मिले? 1। ऑक्सीजन का मोल कितना मिला? हाफ। 1:1/2 बेटा क्या होता है? 2:1। 2:1. और जो रिलेशन मोल में होता है वही वॉल्यूम में होता है अकॉर्डिंग टू अवोगैड्रो, वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में होता है। लेकिन बेटा मास रेशियो 1:8 होता है। देखो बेटा वाटर 18 ग्राम, 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है, 16 ग्राम क्या होता है? ऑक्सीजन। आप इससे भी चेक कर लो। देखो 2 ग्राम में मोल कितना हुआ? 1। 16 और ग्राम ऑक्सीजन में मोल कितना हुआ? हाफ। रेशियो 2:1। ठीक है। अब बेटा कैलकुलेशन के लिए आप क्या याद रखना, जब 9 ग्राम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो 1 ग्राम बेटा क्या बनता है? हाइड्रोजन। और 8 ग्राम बेटा क्या बनता है? ऑक्सीजन। बोलो बेटा ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 8. 8। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 1। 1 तो ये भी देखो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। तो 9 ग्राम वाटर का क्या होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। Yes, sir. तो आपको बेटा क्या याद रखना है,
जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में वाटर का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 9। याद रहेगा? Yes, sir. 1 ग्राम इक्विवेलेंट वाटर इक्वल टू 9 ग्राम। Hmm. क्लियर बेटा? बोलो। Yes, sir. तो जरा बिना Yes, पेन sir. चलाए बताइए, बिना पेन चलाए बताइए 90 ग्राम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की Hmm. कितने ग्राम? 90 ग्राम। Yeah. बताओ ऑक्सीजन कितने मोल बनेगा? पेन नहीं चलाना, दिमाग चलाइए। बिल्कुल सही, 2.5। 2.5 2.5 आप बेटा ऐसे कर लो, 9 ग्राम में ऑक्सीजन कितना मिलेगा? 8। 8. तो 90 में बेटा कितना मिलेगा? 80। और 80 में मोल कितना होगा? 32 से डिवाइड कर दो, 2.5। और अगर बेटा हाइड्रोजन के मोल पूछते तो डबल कर देंगे, 5 हो जाएगा। या ऐसे कर लो, अगर 80 ग्राम ऑक्सीजन मिली तो 10 ग्राम क्या मिलेगी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 10/2 कितना हुआ? 5। या बेटा ऐसे कर लो, 9 ग्राम बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 90 ग्राम बेटा कितना? 10 ग्राम इक्विवेलेंट। ऑक्सीजन कितनी मिलेगी? 10 ग्राम इक्विवेलेंट। 10 इंटू 8 80 ग्राम मोल। 80/32 2.5। 10 ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन 10 ग्राम मोल। 10/2 कितना? 5। ठीक बेटा? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. देखो यही क्वेश्चन है, 90 ग्राम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की, हाइड्रोजन का मास, ऑक्सीजन का मास। तो देखो बेटा 9 से कितना मिलता है? हमने इससे किया है। 18 से कितना बेटा? 2। तो 1 से कितना? 2/18। 90 से कितना? 10 ग्राम। ये 80 ग्राम मोल निकल गया। अगर बेटा वॉल्यूम पूछा गया होता तो हाइड्रोजन बोलो कितना होता? 5 इंटू 20 2.4। और ये बेटा कितना होता? 2.5 इंटू 22। 2.4. तो देखो बेटा, जब इलेक्ट्रोलाइट मॉल्टेन फॉर्म में है तो बेटा प्रोडक्ट डिसाइड करना बहुत आसान होता है, क्योंकि एक ही टाइप का केटायन है, वही कैथोड पे जाके रिड्यूस होगा। एक ही टाइप का एनायन है, वही एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होगा। अब देखो दिक्कत कब आती है? जब एनोड पे 2 डिफरेंट एनायन आ जाए, कैथोड पे 2 डिफरेंट केटायन आ जाए। अब देखो जरा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन। चलो बताओ बेटा, सोडियम ब्रोमाइड का एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, पीएच 7 होती है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बिहाफ पे बताइए न्यूट्रल क्यों होता है? Strong base and strong acid होती है. ये NaOH. ये बेटा ये बेटा क्लास 10 के बिहाफ पे आंसर। मैंने बोला ना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बिहाफ पे। बेटा NaBr किसका सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का आपने बताया। तो देखो बेटा यहाँ पर केटायन किसका है? स्ट्रॉन्ग बेस का है। एनायन किसका है? स्ट्रॉन्ग एसिड का। ना तो बेटा केटायन हाइड्रोलाइज होगा, ना एनायन हाइड्रोलाइज होगा। तो जब बेटा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होता है, ना तो केटायन हाइड्रोलाइज होता है, ना एनायन हाइड्रोलाइज होता है। सॉल्यूशन हमेशा क्या रहता है? न्यूट्रल। पीएच क्या होती है? 7। मिनिमम हाइड्रोलिसिस मतलब नो हाइड्रोलिसिस। ठीक बेटा? Yes, sir. देखो बेटा ये आवाज बेटा कैसी आ रही है? देखो बेटा
NaBr किस में टूटेगा? और देखो जब भी बेटा किसी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन होता है तो उसमें दो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे एक्वस NaBr है तो एक इलेक्ट्रोलाइट बेटा क्या है? NaBr है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट बेटा क्या है? वाटर है। तो देखो बेटा NaBr किस में टूटेगा? Na प्लस Br माइनस। वाटर बेटा किस में टूटेगा? H प्लस OH माइनस। देखो ये बेटा सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि 100% डिसोसिएट। ये बेटा डबल एरो से क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक बेटा? Yes, sir. अब देखो बेटा एनोड पे दो डिफरेंट एनायन पहुंच गए, कैथोड पे दो डिफरेंट केटायन पहुंच गए। तो देखो बेटा जब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर दो डिफरेंट आयन अट्रैक्ट होते हैं तो बेटा वो आयन पहले डिस्चार्ज होता है जिसके लिए फ्री एनर्जी चेंज मिनिमम होती है। तो एनोड पे बेटा Br माइनस और OH माइनस पहुंचा। अब इन दोनों में बेटा कंपटीशन होगा कि कौन पहले डिस्चार्ज होगा। तो जिसके लिए बेटा फ्री एनर्जी चेंज मिनिमम होता है उसका डिस्चार्ज पहले होता है, वो बेटा पहले ऑक्सीडाइज होगा। कैथोड पे दो डिफरेंट केटायन अट्रैक्ट हुए, वो केटायन पहले रिड्यूस होगा जिसके लिए फ्री एनर्जी चेंज बेटा मिनिमम है। और फ्री एनर्जी चेंज कैसे निकालते हैं? डेल्टा G नॉट माइनस NF E नॉट। इस बेटा कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। क्या बोलेंगे? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अब देखो बेटा पहले एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फिर इसका शॉर्टकट कर लेंगे। देखो बेटा एनोड पे जब आपको एनोड पे डिसीजन लेना है तो बेटा एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो बेटा एनोड पे वो एनायन पहले ऑक्सीडाइज होगा जिसके लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाईएस्ट होगा। भाई देखो डेल्टा G नॉट का फॉर्मूला ये गोले के अंदर NFE लिखा हुआ है। तो बोलो बेटा डेल्टा G नॉट मिनिमम कब होगा? जब NFE नॉट मैक्सिमम हो। बेटा N फिक्स है, F फिक्स है, तो बेटा किसको मैक्सिमम करना पड़ेगा? E नॉट को। तो जिसका बेटा E नॉट मैक्सिमम होगा यानी जिस एनायन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? हाईएस्ट, उसका डेल्टा G नॉट क्या होगा? लोवेस्ट। और बेटा वो बेटा पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो एट एनोड that anion will be discharged first which have higher standard electrode potential। अब देखो बेटा दोनों एनायन की पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं। देखो बेटा Br माइनस ऑक्सीडाइज होगा तो Br2 में, इसका देखो SREP 1.08 वोल्ट है प्लस का, तो बोलो SOEP कितना होगा? माइनस। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन क्या होता है? सेम, साइन अपोजिट। तो देखो बेटा ब्रोमीन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ये है प्लस में, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये हो गया। देखो ये बेटा फ्री एनर्जी चेंज निकाल दिया हमने। वाटर का देखो ऑक्सीडेशन क्या है? OH माइनस का, या कह लो वाटर का। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटा -1.23 होता है। आप बेटा इससे डेल्टा G नॉट निकाल लो तो ये। अब बोलो बेटा किसका डेल्टा G नॉट कम है? बोलो बेटा Br माइनस का कम है। Yes, sir. आप चाहे तो EMF से देख लो। देखो इसका -1.08 है, -1.23,
तो जिसकी माइनस से वैल्यू कम होगी उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। तो क्लियरली क्या दिख रहा, Br माइनस का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH माइनस के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा है, तो बेटा Br माइनस ऑक्सीडाइज होगा, OH माइनस ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कोई दिक्कत बेटा इसमें? नो सर। अब नो देखो बेटा, जब बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको नहीं दिया होगा। ये तो बेटा रिजल्ट लिखा हुआ है। रिजल्ट क्या है, ब्रोमीन विल प्रोड्यूस एट एनोड। तो बेटा आपको ये सीरीज याद रखनी है, जब भी बेटा आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा तो एक एनायन बेटा OH माइनस वाटर के कारण होगा, एक एनायन बेटा आपके इलेक्ट्रोलाइट का होगा। बस आपको ये याद रखना है आपके इलेक्ट्रोलाइट का एनायन OH माइनस के राइट का है या लेफ्ट का। ये नहीं देखना है कि Cl पहले लिखा है या Br पहले लिखा है, केवल लेफ्ट और राइट। तो देखो जैसे OH माइनस और Cl माइनस आया तो ऑक्सीडाइज कौन होगा, Cl माइनस, OH माइनस नहीं होगा। OH माइनस और नाइट्रेट आयन होगा तो OH माइनस ऑक्सीडाइज होगा, नाइट्रेट आयन नहीं होगा। सल्फेट आयन और OH माइनस आया तो OH माइनस ऑक्सीडाइज होगा, सल्फेट आयन नहीं होगा। OH माइनस Br माइनस आएगा तो Br माइनस होगा, OH माइनस नहीं होगा। फ्लोराइड आयन OH माइनस होगा तो OH माइनस होगा, फ्लोराइड आयन नहीं होगा। OH माइनस आयोडाइड आयन होगा तो आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज होगा, OH माइनस नहीं होगा। क्लियर बेटा? बोलो बेटा। यस सर। तो यस सर राइट में कौन है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। लेफ्ट में कौन है, फ्लोराइड, फ्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट। ठीक, तो बस ये आपको याद रखना है। अब आइए बेटा कैथोड पे। कैथोड पे बेटा क्या होता है, रिडक्शन। तो कॉन्सेप्ट वही है, कैथोड पे वो केटायन पहले रिड्यूस होगा जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा या फ्री एनर्जी चेंज सबसे कम होगी। अब देखो बेटा, अगर कैथोड पे सोडियम आयन रिड्यूस हो रहा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल बेटा इतना होता है, तो डेल्टा G नॉट बेटा इतना हो गया। और अगर बेटा H प्लस रिड्यूस हो रहा है तो आप सबको मालूम है हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या लेते हैं, 0। तो बेटा डेल्टा नेट 0। तो बेटा बताओ -2.71 और 0 में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है। जीरो बड़ा है। H प्लस रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस नहीं होगा। तो H प्लस हैज मोर SRP और लोअर डेल्टा G नॉट, सो इट विल रिड्यूस एट कैथोड। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अब देखो यहाँ पर आपको शॉर्टकट क्या याद रखना है, ये तो बेटा रिजल्ट है कि Na प्लस और H प्लस में कौन रिड्यूस हुआ, H प्लस। तो हाइड्रोजन कहाँ मिली, कैथोड पे। अब देखो बेटा ECS का सबको आइडिया है, ठीक है ना। तो देखो बेटा H प्लस वाटर के कारण आएगा, एक केटायन आपके इलेक्ट्रोलाइट के कारण होगा। अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट का केटायन ECS में हाइड्रोजन के नीचे का है, यानी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, प्लेटिनम का केटायन है, तो बेटा वो रिड्यूस होगा, H प्लस नहीं होगा। और अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट का केटायन ECS में हाइड्रोजन के ऊपर का नहीं, कम से कम वो एल्यूमिनियम के ऊपर का ले लो, यानी एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्यूमिनियम आयन, ये सब है, तो ये रिड्यूस नहीं होते हैं, आपका H प्लस रिड्यूस होता है। इनफैक्ट बेटा हम यहाँ पे देखो सुविधा के लिए H प्लस का रिडक्शन ले रहे हैं, एक्चुअल में बेटा वाटर का रिडक्शन लिया जाता है, और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.83 वोल्ट होता है। तो बेटा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 से कम होगा, ठीक है ना, वो सब बेटा रिड्यूस नहीं होंगे, H प्लस रिड्यूस होगा, यानी वाटर रिड्यूस होगा। ठीक, जैसे देखो
देखो बेटा, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 वोल्ट है, ठीक। और बेटा सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 वोल्ट है। तो ये बेटा रिड्यूस नहीं होगा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 वोल्ट और आपका बेटा दूसरा केटायन आपका अब बोलो बेटा कौन रिड्यूस होगा? Drink one. Drink. तो ये ध्यान रखना कि अगर हम एक्वस ZnCl2 की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो बेटा कैथोड पे कौन आएगा? Zn डबल प्लस और H प्लस। ये रिड्यूस होता है, ये नहीं होता है। तो आपको बेटा ये जो लिखा है ना इस तरफ वाला केटायन एवो हाइड्रोजन, ये नहीं सही है। केटायन जिनका रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 से कम है, जैसे Fe का है E0 Fe डबल प्लस ऑब्लिक Fe -0.44 वोल्ट होता है। तो बेटा अगर आप फेरस आयन और H प्लस फेरस आयन और वाटर में देखोगे तो फेरस आयन रिड्यूस हो जाएगा, वाटर रिड्यूस नहीं होगा। समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. ECS लर्न करने की कोई ट्रिक है? क्या कह रहे हो बेटा? सर ECS लर्न करने की कोई ट्रिक है? बेटा लोग ट्रिक तो बहुत बनाते हैं, लेकिन हमने आज तक ना ट्रिक सीखी ना हमको ECS आज तक याद हुई। लेकर भारत सरकार का नाम लेकिन मांगे जितनी अली हमको मकान। जरूरत पड़ती है उतनी हमको याद है। बाकी YouTube में डालो, बहुत लोग तुमको सिखाते मिल जाएंगे। यस सर, लिख देते ना मगर मंजन को। क्या क्या बताओ यार, हम भी सीख लें। लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अली मकान, पानी में जान कर फेंके सीढ़ी कोई। लेकिन इसमें भी बेटा क्या है ना, एक दो एक्सेप्शन है। जैसे फेरस बेटा यस ऊपर सर, है, यस फेरस सर, से जो आयरन Yes, sir. बनता है वो ऊपर है, यस सर, और फेरिक से जो फेरस बनता है वो नीचे है। यस सर। तो सर ये लोग थोड़ा सिर्फ एटम मतलब। तो ये थोड़ा सा एक दो एक्सेप्शन भी ध्यान रखना, जी सर। ठीक है ना? नहीं पता चला आप आयरन को ऊपर ही मान लिया और फेरिक था, गलत हो जाएगा। नहीं सर, ये आयंस वाला नहीं है सिर्फ मतलब सिर्फ एलिमेंट याद करने का है। तो बेटा जो ECS है वो तो रिडक्शन पोटेंशियल के, वो तो आयन के लिए है ना। वो अलग Yes, बात sir. है कि हम लोग उसको शायरी में कर लेते हैं, लेकिन वो तो आयन के लिए है। यस सर। तो देखो बेटा फाइनल रिजल्ट क्या आया एक्वस NaBr की इलेक्ट्रोलिसिस की। तो बेटा एनोड पे क्या मिला? ब्रोमीन। कैथोड पे क्या मिला? हाइड्रोजन। देखो Na प्लस बेटा रिड्यूस हुआ नहीं, OH माइनस ऑक्सीडाइज हुआ नहीं, दोनों सॉल्यूशन में तो मिलके क्या बना लिया? NaOH। तो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद बेटा सॉल्यूशन में NaOH बना, स्ट्रॉन्ग बेस बना। नेचर बेटा न्यूट्रल से क्या हो गया? बेसिक। पीएच क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 7। यानी इलेक्ट्रोलिसिस के कारण पीएच क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। समझ गया बेटा? बोलो भाई। Yes, sir. तो देखो बेटा सोडियम ब्रोमाइड का एक्वस सॉल्यूशन बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस न्यूट्रल था, पीएच 7 थी। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन का नेचर न्यूट्रल से क्या हो गया? बेसिक। पीएच बेटा 7 से क्या हो गई? ग्रेटर देन 7। अब देखो बेटा अगर इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर ले तो आप बताओ। देखो बेटा न्यूमेरिकल फैराडे लॉ में दो चीजें याद कर लो। पहली बात आपको इक्विवेलेंट वेट आना चाहिए। देखो 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 फैराडे होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फैराडे होता है। ये फैराडे लॉ का क्या कहते हैं, समरी है, समझ लीजिए। 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 फैराडे,
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फैराडे। अब चलो आप बताओ, ये जो बेटा हाइड्रोजन मिली ना कैथोड पे, ये बेटा 22.4 लीटर मिली। कितनी मिली बोलो भाई? 22.4। तो बताओ बेटा कितने फैराडे चार्ज दिए? 4। क्या बेटा, हाइड्रोजन का 1 ग्राम इक्वल सर 1 होगा। फैराडे। 1 हाइड्रो फैराडे। फिर वही बात, 1 फैराडे। फिर समझिए आप, पहले 2 फैराडे सर। पहले समझो। अभी मैंने क्या बोला? 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 फैराडे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फैराडे। तो हम क्यों तुक्का मारेंगे भाई? पहले हम ग्राम इक्विवेलेंट निकाले ना। ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला भी थोड़ी देर पहले लिखा था, V/VE। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना होता है? 11.2। तो 22.4 में कितने ग्राम इक्विवेलेंट हुए? 2। तो फैराडे बेटा कितना हुआ? 2 फैराडे। ठीक। जल्दबाजी में गलती नहीं करना है भाई, आप लोग आता हुआ क्वेश्चन गलत करते हो। अच्छा बताओ बेटा कितने ग्राम NaOH बनेगा? सर 88। 88 भैया किस किस कैलकुलेशन से आ गया? पहले बताओ 88 आने का लॉजिक क्या है? 80 बोलती तो 100% सही था। 80 यस सर। बेटा 88 किस लॉजिक से बोला बनेंगे आपने? सर। सोडियम का एटॉमिक वेट बेटा 23 होता है, ये सर 40 होगा ऑक्सीजन का पूरा। 16 और हाइड्रोजन 1, तो 40 का डबल बेटा 80 होता है। 88 कैसे बोल दिया? यस सर। बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 40। 1 ग्राम इक्विवेलेंट 40 ग्राम, 2 ग्राम इक्विवेलेंट 80 ग्राम। तो देखो बेटा, जितने ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कैथोड पे मिलेगा, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट ब्रोमीन एनोड पे मिलेगी, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट NaOH बनेगा, और उतने ही फैराडे आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन बेटा कितना मिला? 2 ग्राम इक्विवेलेंट। तो NaOH कितना बनेगा? 2 ग्राम इक्विवेलेंट 40 इंटू 2। बताओ बेटा ब्रोमीन कितने ग्राम बनेगी? ब्रोमीन का इक्विवेलेंट वेट बोलो। ब्रोमीन का इक्विवेलेंट वेट 80। एटॉमिक वेट बाई 1, 80 बाई 1, तो 80 का डबल कितना हुआ? 160। सर ठीक ये है बता बेटा। दीजिए NaOH वाला समझ नहीं आया। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट बेटा कितना होता है? 40। कितने OH हैं बेटा इसमें? एक OH। तो बेटा इसकी एसिडिटी कितनी है? 1 है। 1। तो N फैक्टर बेटा इसका कितना है? 1। तो 1। इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हुआ। यस सर। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH बेटा कितना हुआ? 40 ग्राम। तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट कितना हुआ? 80 ग्राम। 80। बेटा जितने ग्राम इक्विवेलेंट एनोड पे बनेगा, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट कैथोड पे बनेगा, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन में प्रोडक्ट बनेगा। और जो NaBr खर्च हुआ, वो भी कितना खर्च होगा? 2 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक बेटा। यस सर। अब आइए बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। तो देखो बेटा, कॉपर सल्फेट, क्यूप्रिक आयन, सल्फेट आयन में वाटर H प्लस OH माइनस। अब देखो बेटा एनोड पे कौन पहुंचा? OH माइनस और सल्फेट आयन। बताओ बेटा वो जो सीरीज लिखी थी OH सल्फेट आयन, उसके लेफ्ट में था या राइट में था? लेफ्ट में। तो यहाँ पर कौन लेफ्ट ऑक्सीडाइज में। होगा? कौन ऑक्सीडाइज होगा बेटा? OH OH माइनस। माइनस। क्या प्रोड्यूस होगी? ऑक्सीजन गैस। गैस। अब बताओ बेटा
Cu डबल प्लस ECS में हाइड्रोजन के नीचे है ऊपर है? नीचे। ये तो कौन नीचे। रिड्यूस होगा? कौन रिड्यूस होगा? Cu डबल प्लस। कॉपर। तो देखो बेटा एनोड पे OH माइनस ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीजन मिलेगा। कैथोड पे Cu डबल प्लस रिड्यूस होके क्या बनाएगा? कॉपर। अब देखो बेटा आपसे पूछे कि कॉपर, देखो यहाँ क्यूप्री के फॉर्म में इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कितनी है? +2। यहाँ पर कितनी है? 0। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? एटॉमिक मास डिवाइड बाई 2। और देखो सॉल्यूशन में क्या हुआ? H प्लस सल्फेट आयन से रिएक्ट करके क्या बना लिया? H2SO4। ठीक है बेटा। यस सर। फिर बेटा ये एग्जांपल आप लोग कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Na2SO4 सॉल्यूशन। बताओ बेटा Na2SO4 में क्या होगा? सर हाइड्रोजन और गैस ऑक्सीजन एनोड पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा। और हाइड्रोजन गैस एनोड पे क्या मिलेगी? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन। कैथोड पे क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन। मोल रेशियो क्या होगा? 2:1। 2:1। वॉल्यूम रेशियो क्या होगा? 2:1। तो देखो बेटा सोडियम सल्फेट का ना तो केटायन पार्टिसिपेट किया, ना एनायन पार्टिसिपेट किया, केवल वाटर पार्टिसिपेट किया। सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है? न्यूट्रल। तो देखो इलेक्ट्रोलिसिस के पहले भी Na2SO4 है, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद भी Na2SO4 है, तो सॉल्यूशन का नेचर ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस चेंज नहीं होगा, पहले भी न्यूट्रल बाद में भी न्यूट्रल। अब आप बताओ बेटा क्या सोडियम सल्फेट की कंसंट्रेशन चेंज होगी? सर बढ़ जाएगी। बोलो बेटा क्यों? आंसर बिल्कुल सही है, सर क्योंकि गैस के फॉर्म में निकल जाएंगे ना वो। बिल्कुल सही बेटा। आप बेटा क्या हो रहा? वाटर इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट कर रहा, तो वाटर का अमाउंट बेटा क्या हो रहा? डिक्रीज कर रहा। वाटर अगर डिक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। यस जब सर। हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो वाटर बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन घट जाती है। ठीक बेटा। यस सर। आप ये बताइए एक्वस H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, पीएच बढ़ेगी घटेगी या नो चेंज? सोच के बोलिएगा, पीएच बढ़ेगी घटेगी या नो चेंज? घट जाएगी। सर आई थिंक घटेगी। आई थिंक क्यों? कंफर्म क्यों नहीं? कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी ना H2SO4 की। तो बिल्कुल 4 सही, 2 माइनस की बढ़ेगी। बिल्कुल सही। H2SO4 से जो H प्लस मिल रहा होगा उसकी कंसंट्रेशन नंबर वही रहेंगे, लेकिन चूंकि वाटर रिड्यूस हो रहा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और पीएच बेटा घट जाएगी। ठीक है। अब आइए बेटा एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन विच इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट इन रिडॉक्स रिएक्शन। अभी तक बेटा हम लोगों ने जितनी एग्जाम्पल ली उसमें इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रोड बेटा कैसा था? इनर्ट इलेक्ट्रोड था। किसका बना था? प्लेटिनम का। अब हम बेटा वो एग्जाम्पल लेंगे
जिसमें इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करता है। यानी बेटा प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इस मेथड से कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का प्योरिफिकेशन किया था। तीनों के लिए बेटा मेथड सेम है, तो हम लोग केवल एक को पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, यानी प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। तो जब भी बेटा कॉपर हो या सिल्वर हो या गोल्ड, इनका प्योरिफिकेशन करना होता है, तो एनोड बेटा हमेशा इम्प्योर मेटल का बनाते हैं, कैथोड बेटा हमेशा प्योर मेटल का बनाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट बेटा होता है मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन। जैसे आप बेटा कॉपर का प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, तो एनोड बेटा इम्प्योर कॉपर, कैथोड बेटा प्योर कॉपर, और इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट। अब बेटा अगर आप सिल्वर की प्योरिफिकेशन कर रहे होते, एनोड इम्प्योर सिल्वर, कैथोड प्योर सिल्वर, इलेक्ट्रोलाइट होता सिल्वर नाइट्रेट। अगर गोल्ड होता, एनोड इम्प्योर गोल्ड, कैथोड प्योर गोल्ड, इलेक्ट्रोलाइट होता ओरिक क्लोराइड AuCl3। तो बेटा आपको क्या याद रखना है, कैथोड प्योर मेटल, एनोड इम्प्योर मेटल, इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट। कॉपर है की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, कॉपर का प्योरिफिकेशन कर रहे हो कॉपर सल्फेट, सिल्वर का कर रहे हो सिल्वर नाइट्रेट, गोल्ड का कर रहे हो ओरिक क्लोराइड। अब देखो बेटा, कॉपर सल्फेट क्यूप्रिक आयन और सल्फेट आयन में टूटा, वाटर बेटा इसमें टूटा। देखो बेटा एनोड पे यहाँ दो रिएक्शन नहीं तीन रिएक्शन होती है, तीन कंपटीशन होता है तीन लोगों में। एक बेटा एनोड का कॉपर ऑक्सीडाइज होता है, देखो ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है। वाटर बेटा ऑक्सीडाइज होता है, ये वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज होता है, ये सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। बताओ बेटा इन तीनों में कौन जीतेगा? कॉपर। देखो इसका बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, लोवेस्ट है, सॉरी हाईएस्ट है। तो बेटा ये रिएक्शन होगी, ये दोनों नहीं होती है, तो फर्स्ट रिएक्शन विल बी प्रिफर्ड। इसीलिए एनोड पर, एनोड पे जो कॉपर है वो क्यूप्रिक आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और केवल बेटा वहां क्या बचती है, इम्प्योरिटी। फिर बेटा कैथोड पे आइए, कैथोड पे देखो क्यूप्रिक आयन है और H+ है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन रिड्यूस होगा, Cu++, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही, एनोड पे कॉपर बेटा क्यूप्रिक आयन में ऑक्सीडाइज हो रहा, कैथोड पे क्यूप्रिक आयन कॉपर में रिड्यूस हो रहा। तो एनोड को बेटा कॉपर का क्या हो रहा, लॉस, कैथोड को कॉपर का क्या हो रहा, गेन। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस बेटा प्रोसीड करेगी, आप देखोगे एनोड की थिकनेस घटेगी, कैथोड की थिकनेस बढ़ेगी, और कुछ समय बाद इंटायर एनोड का कॉपर कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और एनोड पे केवल क्या बचेगी, इम्प्योरिटी। और चूंकि रिएक्शन के थ्रू कॉपर जाकर डिपॉजिट हो रहा, तो रिएक्शन में इम्प्योरिटी तो पार्टिसिपेट नहीं करती, तो जो एनोड पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा वो बेटा क्या होगा, प्योर कॉपर। दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा? बोलो भाई, बोलो बेटा। यस सर। दिक्कत है? नो दिक्कत। ठीक बेटा। सर देखो नहीं बेटा, आया समझ में। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए बेटा, जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं,
देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। तो बेटा जब भी हम कॉपर हो, सिल्वर हो या गोल्ड, उनका हम प्योरिफिकेशन करते हैं तो इलेक्ट्रोड बेटा उसी मेटल का बनाते हैं। जब भी प्योरिफिकेशन करेंगे कैथोड बेटा प्योर मेटल का होगा, एनोड हमेशा इम्प्योर मेटल का होगा, इलेक्ट्रोलाइट बेटा मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन। अब देखो बेटा, कॉपर की हम प्योरिफिकेशन कर रहे हैं तो एनोड बेटा ये आपका एनोड है, ये बेटा इम्प्योर कॉपर का होता है। ये आपका कैथोड है, प्योर कॉपर है, और ये बेटा इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। आपने बेटा बैटरी ऑन की तो बोलो बेटा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन? बोलो। एनोड पे देखो बेटा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे Oxidation. 3 पॉसिबल रिएक्शन है। एक बेटा एनोड का कॉपर क्यूप्रिक आयन में ऑक्सीडाइज हो जाए, ये उसका बेटा रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन बेटा प्लस होता है, ऑक्सीडेशन माइनस कर दिया। या तो बेटा वाटर ऑक्सीडाइज हो जाए, ये वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। या सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज हो जाए, ये सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन। तो बेटा एनोड पर 3 रिएक्शन एक साथ हो रही, 3 पॉसिबिलिटी है। तो क्वेश्चन है कौन सी रिएक्शन होगी? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या सीखा था? एनोड पर वो रिएक्शन होती है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट होता है। तो बेटा इन तीनों में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट? कॉपर का। कॉपर का। तो बेटा ये वाली रिएक्शन होगी और ये दोनों नहीं होगी, तो बेटा ये रिएक्शन आपकी एनोड पर हो जाएगी। अब अगर एनोड पर ये रिएक्शन हो रही है तो एनोड का कॉपर क्यूप्रिक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो एनोड को कॉपर का क्या होगा? लॉस होगा। तो ये बेटा क्यूप्रिक आयन कहाँ गया? सॉल्यूशन में। और जो सॉल्यूशन में क्यूप्रिक आयन है वो किधर गया बेटा? कैथोड पे। अब कैथोड पे 2 रिएक्शन होगी, क्यूप्रिक आयन का रिडक्शन और H प्लस का रिडक्शन। क्यूप्रिक आयन का रिडक्शन पोटेंशियल बेटा प्लस 0.34 है, और ऑक्सीजन का बेटा सॉरी वाटर का कितना है रिडक्शन पोटेंशियल? H प्लस का लोगे 0 और वाटर का लोगे तो -0.83। तो बेटा कौन रिड्यूस होगा? Cu डबल प्लस। बोलो बेटा। यस सर। तो कैथोड पे क्या होगा? क्यूप्रिक आयन कॉपर में कन्वर्ट होगा। तो हो क्या रहा? यहां का कॉपर क्यूप्रिक आयन में कन्वर्ट हुआ, सॉल्यूशन में गया। सॉल्यूशन का क्यूप्रिक आयन इधर अट्रैक्ट होके कैथोड पे गया और कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। तो नेट चेंज बेटा क्या हो रहा? यहां का कॉपर उठकर एनोड से कॉपर उठकर कैथोड पे जा रहा है। एनोड को कॉपर का क्या हो रहा? लॉस। कैथोड को कॉपर का क्या हो रहा? गेन। यही लिखा है बेटा। नेट चेंज क्या है? ट्रांसफर ऑफ कॉपर फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। यस सर। अच्छा चलो अब बताओ, क्या कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन चेंज होगी? नहीं। नो सर। नहीं। बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा? एनोड का कॉपर। एनोड। भाई वाटर का ना तो H प्लस पार्टिसिपेट कर रहा ना OH माइनस। इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट का ना तो क्यूप्रिक आयन पार्टिसिपेट कर रहा ना सल्फेट आयन। यहाँ का कॉपर क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में आ रहा और वो क्यूप्रिक आयन जाके कैथोड पे रिड्यूस हो। तो नेट चेंज क्या है? ट्रांसफर ऑफ कॉपर फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और बेटा न्यूमेरिकल क्या कहता है? बोलो बेटा, एनोड पे लॉस हुआ या गेन? लॉस। लॉस। लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या कहता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर लॉस
इक्वल टू ग्राम इक्वलेंट ऑफ कॉपर गेन। जितने ग्राम इक्वलेंट का लॉस उतने ग्राम इक्वलेंट का गेन। मान लो लॉस ग्राम इक्वलेंट W1 अपॉन E1, गेन W2 अपॉन E2। बोलो बेटा, एनोड पे ये रिएक्शन हुई। बोलो इसमें इक्विवेलेंट वेट बेटा कितना होगा? कोई दिक्कत? बोलो बेटा। नहीं सर। कैथोड पे सर। देखो ये रिएक्शन हो रही, यहाँ पर भी इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 63.5/2। तो दोनों जगह बेटा इक्विवेलेंट वेट सेम है, हाँ तो बेटा दोनों जगह ग्राम भी सेम होगा। कॉन्सेप्ट कहता है ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा, चूंकि दोनों जगह इक्विवेलेंट वेट क्या है? सेम। तो बेटा उससे रिजल्ट क्या निकल कर आया? जितने ग्राम कॉपर का एनोड पे क्या होगा? लॉस, उतने ही ग्राम कैथोड पे कॉपर का क्या होगा? गेन। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपने बेटा कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस की यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, एनोड पे 10 ग्राम कॉपर का लॉस हुआ, कैथोड पे कितने ग्राम कॉपर का गेन होगा? सेम, 10 ग्राम। ठीक बेटा? बोलो भाई। यस सर। वही चीज बेटा ये लिखी हुई है, इन एनी केमिकल चेंज ग्राम इक्विवेलेंट इज ऑलवेज सेम। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब W अपॉन E। एट एनोड लॉस ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, एट कैथोड गेन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। W1 अपॉन E1 बराबर W2 अपॉन E2। चूंकि E1 E2 के बराबर है तो W1 W2 के बराबर। ठीक। और ये बेटा NaBr वाले के लिए लिखा है, जितने ग्राम इक्विवेलेंट ब्रोमीन बनी थी उतने ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, उतने ग्राम इक्विवेलेंट NaOH। अब देखो बेटा, फैराडे लॉ में जाने के पहले दो इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंट वेट। पहले बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोबेंजीन when it is reduced into aniline in acidic medium। सबको बेटा मालूम है एसिडिक मीडियम में नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस होके क्या बनाता है? एनिलीन बनाता है बेटा। बोलो। यस सर। देखो बेटा, नाइट्रोबेंजीन 3H2 से रिएक्ट करता है, क्या बनाया उसने? एलिनीन प्लस 2H2। तो बेटा ये जो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन है ये मिलती कहां से? ये बेटा हमको इलेक्ट्रोलिसिस से मिलती है। एसिडिक मीडियम है तो एसिड का H प्लस रिड्यूस होता है, H2 बनाता है। तो देखो बेटा, एक मोल हाइड्रोजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बेटा यूज हो रहे हैं? 2 मोल। बोलो बेटा, बोलो भाई। यस सर। तो यस बेटा सर। आपकी रिएक्शन में हाइड्रोजन कितने खर्च हो रहे हैं? 3 मोल यानी 6 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। यस सर। तो यहाँ पर n फैक्टर बेटा कितना हुआ? 6। ये ध्यान रखिएगा। तो देखो बेटा, और इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? 123 डिवाइड बाई 6। ठीक है? तो देखो बेटा, जब नाइट्रोबेंजीन को एसिडिक मीडियम में रिड्यूस करते हैं तो क्या बनता है? एनिलीन।
3 मोल हाइड्रोजन की जरूरत होती है। 1 मोल हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रोलिसिस से बनाना है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं। हमें हाइड्रोजन बेटा कितना चाहिए? 3 मोल। तो इलेक्ट्रॉन कितने खर्च हुए? 6 मोल। इसलिए बेटा इसका एन फैक्टर कितना होता है? 6। इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 6। समझ गए? यस यस सर। सर। और दूसरा बेटा अभी हमने पीछे बताया ही था, इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर का इक्विवेलेंट वेट बेटा कितना लोगे? 9। यस सर। अब जरा ये थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट है, उसी से ग्राम इक्विवेलेंट निकालना। देखो बेटा, अगर आपके पास एलिमेंट है तो एलिमेंट का 1 मोल बेटा क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल एल्युमिनियम 27 ग्राम, 1 मोल कैल्शियम 40 ग्राम, और कंपाउंड है तो 1 मोल क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल वाटर 18 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम। और नंबर ऑफ मोल निकालना है, एलिमेंट के लिए वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, कंपाउंड के लिए वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सबको आता है ये। फिर आइए एसटीपी पर गैस के लिए नंबर ऑफ मोल क्या होता है? वी अपॉन वीएम। वीएम क्या है बेटा? मोलर वॉल्यूम। 22.4 लीटर, 22,400 फॉर ईच गैस। सभी गैस के लिए फिक्स होता है। उसी तरीके से बेटा देखो, 1 ग्राम इक्वलेंट वेट इन ग्राम के बराबर। जैसे 1 ग्राम इक्वलेंट एल्युमिनियम 9 ग्राम, कैल्शियम का 1 ग्राम इक्वलेंट 20 ग्राम, मैग्नीशियम 12 ग्राम, सोडियम 23 ग्राम, पोटेशियम 39 ग्राम, ऑक्सीजन 8 ग्राम, हाइड्रोजन 1 ग्राम। ये सब क्या लिखा है? इक्वलेंट वेट। और नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट निकालना है, वेट अपॉन इक्वलेंट वेट। जैसे आपसे कह रहा है नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट इन 80 ग्राम ऑक्सीजन, 80 अपॉन 8 बेटा कितना हो गया? 10। फिर अगर फिजिकल स्टेट गैस है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? V अपॉन वी। V को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ गैस एट एसटीपी। और ये टेबल बनी है, सबको मालूम होगा। देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन, ये बेटा 1 मोल है, सबका मोलर वॉल्यूम फिक्स है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम 8 ग्राम, यूनिटरी मेथड लगाओ। 2 ग्राम का वॉल्यूम 22.4, तो 1 ग्राम का वॉल्यूम 11.2, 32 ग्राम का वॉल्यूम 22.4, 8 ग्राम का वॉल्यूम 5.6, 71 ग्राम का वॉल्यूम 22.4, 35.5 का 11.2। तो आपको बेटा क्या याद रखना है? हाइड्रोजन और क्लोरीन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना होता है? 11.2। ऑक्सीजन का कितना होता है? 5.6। अब आपसे कह रहा बेटा 89.6 लीटर हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताओ। तो आपने क्या फार्मूला लगा लिया? V अपॉन वी। क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। ये तो सब सबको याद है ना? यस सर। अब देखो, आपसे कह रहा 1 मोल ऑक्सीजन में ग्राम इक्विवेलेंट बताओ। चलो ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट बेटा कितना? 8। ऑक्सीजन का 1 मोल यानी W कितना लोगे? 32 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम, 1 ग्राम इक्विवेलेंट 8 ग्राम, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए? 4। अब आप बताओ बेटा, आपने बेटा वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की, 1 मोल ऑक्सीजन बनाया, कितने फैराडे चार्ज दिया? कितने फैराडे चार्ज दिया? 4। बिल्कुल सही। भाई आप तुरंत क्या निकालोगे? यस सर। ग्राम इक्विवेलेंट। यस 1 सर। मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम 4 ग्राम इक्विवेलेंट। और हमने ये 2 यस। लाइन क्या रटवाई आपको? 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 फैराडे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फैराडे, तो 4 ग्राम इक्विवेलेंट 4 फैराडे। फिर ये बेटा 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड है, सबको मालूम है। 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कैलकुलेट कर लोगे। फैराडे कांस्टेंट क्या होता है? व्हाट इज 1 फैराडे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी अवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे के बराबर होता है। आपको निकालना है 1 फैराडे, Q बराबर N इंटू ई लगा दो। N क्या लोगे? अवोगैड्रो नंबर।
ई क्या लोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सॉल्व कर लोगे, ये आएगा। राउंड फिगर में हम लोग ये लेते हैं और कल हम लोग ये पढ़ेंगे। कल मतलब नेक्स्ट क्लास। सर नेक्स्ट क्लास कब होगी? मंडे को? क्या कह रहे हो बेटा? सर नेक्स्ट क्लास कब होगी? मंडे को? हाँ मंडे को होगी। ओके सर, थैंक यू। होली एंजॉय करिए। क्या क्या कह रहे हो बेटा? सर आपने जितना पढ़ा है उतना भेज दीजिएगा आज। हाँ अभी हम भेज दे रहे हैं। अभी के इससे आगे भी भेज दें? नहीं हाँ इतना ही सर भेज। पूरा एक बार भेज। Yes, sir, भेज दीजिए। फिर ऐसे आधा आधा भेजने से फिर अलग अलग स्कैटर्ड हो जाता है सर लास्ट में। तो फिर बेटा इसका मतलब तुम क्या हमसे पीडीएफ के भरोसे हो? क्या हुआ सर? नहीं सर, आप पीडीएफ के भरोसे, उसका मतलब आप बेटा जितना है उसको अपनी कॉपी में नोट करिए एक बार। हमें कोई सर उतना दिक्कत ही नहीं। नोट करते हैं तो हाँ हमें आपने कोई जितना दिक्कत नहीं। पढ़ाया बस आप उतना ही भेज दिए। हम पूरा बेटा एक साथ भेज दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम भेज दे रहे हैं थोड़ी देर में। लेकिन हमारा अरे सर सिर्फ देख कर डर लगने लगती है, इतना ढेर सारा। सर आज वो- वाले से लिखेंगे पीडीएफ तुम सर। तुम सर बस आज वाला भेजिए। तुम ये बताओ, जब तुम इतना मोटा इंजेक्शन लगाओगी बच्चों को, तब बच्चों को नहीं डर लगेगा? तो सर तो हमको बेटा केमिस्ट्री से बहुत डर लगती है सर। नहीं नहीं कोई डर नहीं, किसी से डर नहीं। आप देखो डर तब तक लगेगा जब तक आप उसके साथ टाइम नहीं गुजारोगे। आप बेटा किसी चीज के साथ टाइम गुजारोगे आपको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है बेटा? तो थोड़ा केमिस्ट्री के साथ टाइम गुजारिए, आपको केमिस्ट्री आसान लगेगी। हम बेटा इतना भेज दे रहे भी हैं। ओके सर। आप बेटा सुनो, स्टेप बाय स्टेप भेज रहे हैं और जब पूरा चैप्टर खत्म होगा एक साथ भेज दें। यस सर यस ओके सर, ठीक बेटा? थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।